हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, जिन्हें लोकनायक और जेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ाया था। इनका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। तो इनके विचारों के अंतर्गत देखिए, इसमें विचार आता है आर्थिक विचार। आर्थिक विचार के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि हमारी सामाजिक विषमताओं का कारण यह है कि हम सामाजिक रूप से आज भी अलग नहीं हो पाए हैं और हमारे मानस पटल पर अब भी सामंतवाद की मान्यताएं मौजूद है, जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारे भारत में अब भी वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। जो वर्ण व्यवस्था पहले कर्म के आधार पर पाई जाती थी, वह आज हमारे भारत में जन्म के आधार पर पाई जाती है, ये इन्होंने कहा था। और इस कारण समाज में वर्गों का निर्माण एवं बिखराव उत्पन्न हो रहा है या हो गया है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया। जो व्यक्ति निम्न वर्ग का था वही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ भी है, ये इनका कहना था आर्थिक विचार के अंतर्गत। इसके बाद आगे और देखिए, इसे आर्थिक विचार में अगला पॉइंट इन्होंने बताया है कि आर्थिक वर्गों और सामाजिक वर्गों में ऐसा संबंध स्थापित हो गया है जो एक दीर्घ प्रक्रिया का या एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे वही सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए बन गए, और इसी कारण से फिर धीरे धीरे भारत में लोगों के बीच विषमता बढ़ती चली गई। इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि गरीबी भारत में बढ़ती हुई शोषण की प्रवृत्ति दुखदायी बनी रही। मतलब जब भारत में गरीबी होती है या जो गरीब वर्ग होता है उसी का अधिक शोषण किया जाता है, और इस प्रवृत्ति का राजनीतिकरण इसे सत्ता व्यवस्था की निरंकुशता, पूंजीवादी, सामंती साम्राज्यवादी और शोषण की ओर ले जाता है। शोषण और उत्पीड़न को उन्होंने हे माना था। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने। तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि गरीबों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें उत्पीड़ित भी या उन्हें प्रताड़ित भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो शोषण और उत्पीड़न को उन्होंने देश की प्रगति में बाधक माना था या अवरोधक तत्व माना था। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला पॉइंट आता है कि उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना पर एक पुस्तक जिसका नाम था समाजवाद क्यों। ठीक है, तो समाजवाद क्यों में उन्होंने विस्तार पूर्वक यह वर्णन किया था कि उद्योग एवं कृषि क्षेत्र में उन उपायों का सुझाव दिया जिनसे उत्पादन के साधनों का पुनः वितरण कर आर्थिक समानता स्थापित की जा सके। तो इस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि हमारे भारत में आर्थिक समानता को स्थापित करना होगा। ठीक है, जब तक हमारे भारत में आर्थिक समानता नहीं लाई जा सकती, अर्थात कि सभी लोगों के पास इतने आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर ले और अच्छी आय प्राप्त हो। ठीक है, तो जब तक आर्थिक समानता भारत में नहीं लाई जाएगी तब तक हमारे भारत में राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसके बाद फिर उनका विचार था कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से ही समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है। इससे नौकरशाही के हाथ मजबूत होते हैं तथा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था या इनका यह विचार था कि हमारे भारत में जो उद्योग हैं, तो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो इससे तो क्या होगा, जो अधिकारी वर्ग है हमारा, नौकरशाही मतलब अधिकारी वर्ग, तो जो अधिकारी वर्ग है उसके हाथ मजबूत होंगे और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। फिर इसी तरह बड़े स्तर के उद्योग आर्थिक विषमता को बढ़ावा देते हैं और उन्होंने विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और छोटे छोटे उद्योगों को आर्थिक विषमता से दूर, छोटे छोटे उद्योगों की आर्थिक विषमता दूर करने में सहायक बताया था। आ रहा समझ में? मतलब उन्होंने ये कहा था कि छोटे छोटे उद्योग हैं इनको सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जब सरकार की ओर से इन छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, इनको अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी या इन्हें समय समय पर सहायता प्रदान की जाएगी, तो यही छोटे छोटे उद्योग हमारे भारत में आर्थिक विषमता को दूर कर सकते हैं। लोगों की जो गरीबी है उसको दूर किया जा सकता है इन छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से।
ठीक है, ये उन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने। इसके बाद देखिए आगे, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि भूमि का स्वामित्व भूमि जोतने वालों के हाथ में हो। इसके बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिए, या जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, तथा जो सहकारी कृषि होती है तो सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा ऋण व्यवस्था की जाए, या जो किसान होते हैं या जो कृषक होते हैं उनको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद फिर बाजार व्यवस्था आदि के माध्यम से किसानों को साहूकार और व्यापारियों के शोषण से मुक्त कराया जाना चाहिए। इसके बाद फिर सच्चा समाजवाद या सच्चे समाजवाद की स्थापना भारत में तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत में विदेशी दासता का या जब तक भारत विदेशी दासता का शिकार रहेगा। तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि हमारे भारत में वास्तव में समाजवाद की स्थापना कब तक नहीं हो सकती कि जब तक हमारे भारत में या हमारा भारत विदेशी दासता का शिकार रहेगा, तब तक भारत में समाजवाद स्थापित नहीं किया जा सकता। विदेशी दासता को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि श्रमिकों, किसानों, गरीब, मध्यम वर्गों में राजनीतिक चेतना का विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक समाजवाद क्यों में यह लिखा है कि कोई भी समाज या कोई भी दल समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं कर सकता जब तक वह राज्य की शक्ति अपने हाथ में नहीं ले लेता। अब चाहे वह उसे जनता के समर्थन से प्राप्त करे या सरकार गिराकर प्राप्त करे। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आर्थिक विकेंद्रीकरण। अब भारतीय स्वतंत्रता के अभ्युदय में ही सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति आर्थिक और राजनीतिक धरातल दोनों में ही घुसपैठ कर गई थी, और इसका परिणाम आर्थिक क्षेत्र में नव पूंजीवाद प्रवृत्ति का फैलाव के रूप में दिखाई देने लगा था। और कुछ अनुमान से अधिक अमीर होते चले गए और कुछ अनुमान से अधिक गरीब होते चले गए हमारे भारत में। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर जयप्रकाश नारायण ऐसे चिंतकों से सहमत नहीं थे जो राष्ट्रीय साधनों के वितरण और उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण को अपरिहार्य मानते थे, और इस प्रवृत्ति से आर्थिक लोकतंत्र के स्थान पर राज्य की निरंकुशता को ही पनपने के अवसर मिलते रहते थे, और इससे न व्यापक लोकहित होगा और न गरीबी मिटेगी, और नए ढंग से आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति का जन्म होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि विकेंद्रीकरण को जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाना चाहिए, और जब हम विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देंगे तो विकेंद्रीकरण से शोषण जैसी समस्या को समाप्त किया जा सकता है। अब आगे देखिए फ्रेंड, इसमें विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ कार्य आवश्यक हैं। तो वे कुछ कार्य आवश्यक कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें पहला कार्य आता है कि हर गांव या छोटे छोटे गांवों के समूहों का संयुक्त औद्योगिक समुदाय के रूप में विकसित करना होगा, जिससे कि कृषि पर अधिक भार न पड़े, और इसमें कृषि और उद्योग को अंतरंग रूप से एक दूसरे से मिलाना होगा। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है कि विकेंद्रित उद्योग और व्यापार का संगठन अधिक सहकारिता के ढंग का होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि छोटी छोटी मशीनों के साथ जनतांत्रिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि स्थानीय साधनों, मानव शक्ति का उपयोग करना और क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये जयप्रकाश नारायण ने आवश्यक कार्य बताए थे विकेंद्रीकरण की दिशा में फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद अब देखिए ग्राम स्वावलंबन। अब ग्राम स्वावलंबन के अंतर्गत ये क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें कि भारतीय जनता का बहुमत गांव में रहता है और ग्रामीण जीवन की स्थिति में बदलाव तो आया है, लेकिन यह बदलाव रुक गया है, क्योंकि मात्र सड़कें और बिजली की व्यवस्था करने से समस्या का या जो वास्तविक समस्या होती है उसका समाधान नहीं हो पाता। आज भी पेयजल, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, उचित शिक्षा, इसके बाद अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए या फिर अपनी उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए
किसान को या कृषक को या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूर स्थानों में जाना पड़ता है और कई बार उनको शहरों में भी भटकना पड़ता है। इसके बाद इस दृष्टि से जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी की तरह ग्राम स्वावलंबन की आवश्यकता पर बल दिया था, मतलब गांव को स्वावलंबी बनाया जाए। और इस संदर्भ में उन्होंने पंचायतों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता महसूस की थी और ग्रामीण समाज के स्वावलंबन से नगर जीवन या नगरीय जीवन और राष्ट्रीय जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण भी संभव हो पाएगा, ये इन्होंने कहा था। और एक स्वावलंबी ग्राम ही सबल भारत का आधार बन सकता है, एक स्वावलंबी गांव ही मजबूत भारत का आधार बन सकता है, ये इन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद फिर अगला आ जाता है श्रमिक एवं कृषक वर्ग। आर्थिक संरचना की समस्या के साथ साथ एक और समस्या जुड़ी हुई है और वह समस्या है समाजवाद के श्रमिकों, कृषकों, मजदूर तथा कृषक संगठनों के साथ साथ संबंध की, ये भी एक समस्या है। और रूस में इन संगठनों का महत्व उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करने का है, ठीक है। और एशिया में ऐसे लोग ट्रेड यूनियन में हैं जो मध्यम वर्ग से संबंधित होने के कारण सही अर्थ में मजदूरों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। इसके बाद फिर राजनीतिक दल मजदूरों का संगठित समर्थन प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं और स्वतंत्रता से पूर्व जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस में श्रम विभाग को स्वीकार किया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे आ जाता है कि कृषकों को साथ में लिए बिना समाजवाद की स्थापना भारत में नहीं की जा सकती। जब तक किसानों का या कृषकों को साथ में नहीं लिया जाएगा या किसानों का भी या कृषकों का भी साथ साथ विकास नहीं होगा, तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। इसके बाद फिर कृषकों का समर्थन तब ही प्राप्त हो सकता है जब उनकी आवश्यक मांगें पूरी की जाएगी। इसके बाद फिर सामंतवाद को समाप्त कर जब तक कृषकों को भूमि प्रदान नहीं की जाएगी और भूमि का पुनर्वितरण नहीं होगा, तब तक कृषक खुश नहीं होंगे और इससे भूमि के स्वामित्व के कारण एक नया वर्ग उत्पन्न होगा जो समाजवादी आंदोलन का प्रबल समर्थक होगा। इसके बाद फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, जिसे हम श्रमिक कहते हैं, ठीक है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी श्रमिकों के शोषण और उनके उत्पीड़न की प्रवृत्ति विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसलिए श्रमिकों के हितों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण ने। तो ये कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बारे में ये इनके विचार थे जयप्रकाश नारायण जी के। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार श्रमिक और कृषक वर्ग पर आधारित विचार लिखिए, तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद में फिर इसी श्रमिक और कृषक वर्ग में इन्होंने कहा था कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ तथा डिफेंस वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष के नाते वह श्रमिक संघ के नज़दीक रहे हैं। मतलब जो रेलवे कर्मचारी संघ था और डिफेंस वर्क्स यूनियन था, इसमें भी जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने सन 1947 में जब अखिल भारतीय डाक तार कर्मचारी संघ की अध्यक्षता स्वीकार की थी, तब हड़ताल के स्थान पर स्वयं उपवास की घोषणा कर उन्होंने भयावह स्थिति को टालने का प्रयास किया था, ठीक है। वे कहते थे कि हड़ताल नहीं करना चाहिए, हड़ताल के स्थान पर स्वयं उपवास करना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद फिर बदलाव कैसे आएगा, इसलिए वे राजनीतिज्ञों की नैतिकता पर सदैव अनुप्रेरक अंकुश लगाने के पक्षधर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे लघु एवं कुटीर उद्योग। तो लघु एवं कुटीर उद्योग के बारे में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या हैं, तो देखिए। तो लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग मतलब जिनमें सामान हाथ से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके पक्ष में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण भारत के औद्योगिकरण के पक्षपात थे या इसके पक्ष में थे। जयप्रकाश नारायण की औद्योगिकरण की नीति ये मध्यम मार्गी नीति थी, ठीक है। और उनका यह विचार था कि समाजवादी भारत में बड़े और छोटे पैमाने पर चलने वाले 2 प्रकार के उद्योग धंधे होंगे और सभी बड़े पैमाने पर चलने वाले
उद्योग धंधों का स्वामित्व संघ सरकार या प्रांतीय सरकारों का होगा, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण ने बड़े उद्योगों को सीमित एवं लघु उद्योगों को अधिक प्राथमिकता देने की बात की थी, क्योंकि भारतीय परिस्थितियां इसके अनुकरणीय हैं। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनकी इकाइयों में आधुनिक तकनीक और विज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो इसमें सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, ये इनका ऐसा मानना था फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है भूमि का समान वितरण। तो देखिए इसमें जयप्रकाश नारायण जी के विचार क्या हैं। तो समाज में असमानता का मुख्य कारण प्राचीन काल से ही भूमि का असमान वितरण रहा है। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमीन होती है, हजारों एकड़ जमीन होती है, और कुछ लोगों के पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं होती है। तो ये जो भूमि का असमान वितरण है, यह समाज में असमानता या आर्थिक विषमता को उत्पन्न करता है। फिर सामंत और जमींदार भूमि के एक बड़े भाग पर अपना स्वामित्व रखते हैं और वे भूमिहीनों को अपनी जमीन में श्रम कराने के लिए लगाते हैं। इसके बाद फिर कई बार क्या होता है कि जो जमींदार होता है या सामंत होता है, यह इन श्रमिकों का शोषण करता है। फिर इसके बाद फिर देखिए ये क्या कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भूमि के पुनर्वितरण में जयप्रकाश नारायण जी का यह विचार था कि इस प्रकार के कार्यों में कठिनाइयाँ अधिक है, लेकिन फिर भी भूमि के पुनर्वितरण के बिना अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद फिर भूमि के पुनर्वितरण के संबंध में जयप्रकाश ने विनोबा भावे के द्वारा चलाए जाने वाले भूदान आंदोलन की चर्चा की, जो अपने आप में एक पूर्णतः नई तकनीक है। विनोबा जी ने या विनोबा भावे ने कहा कि भूमि जोतने वाले की होनी चाहिए, न कि जमींदार की, किंतु यह कार्य प्रेम के माध्यम से किया जा सकता है, हिंसा के द्वारा नहीं। ये इन्होंने कहा था विनोबा भावे ने। ठीक है, तो इन्हीं की बातों का समर्थन फिर किया था इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने। इसके बाद फिर आगे देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था वास्तव में असमानता पर आधारित है। ठीक है, अब असमानता हमारी कृषि व्यवस्था वास्तव में असमानता पर आधारित, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, कुछ लोग ऐसे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, कुछ ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल धनाढ्य श्रेणी में आते हैं, और कुछ ऐसे कृषक हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो ऐसे हमारे भारत में कृषि व्यवस्था में असमानताएं पाई जाती हैं। इसके बाद फिर जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद ज़्यादा बड़ी जोतों पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं हो सकता, इसलिए भूमि का फिर से बंटवारा करना होगा, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद फिर गांव की भूमि का मालिक कानून की दृष्टि में अलग अलग न होकर समूचा गांव ही होगा, और अलग व्यक्तियों के साथ खेत का बंदोबस्त करना राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्य होगा। इसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि इस प्रकार बंदोबस्त की गई जमीन पर किसानों का एक प्रकार का मलिकाना हक होगा। इसके बाद फिर सन 1951 से विनोबा, ठीक है, तो सन 1951 से विनोबा भावे के नेतृत्व में चलते हुए भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण के नए चिंतन को एक ठोस आधार प्रदान किया था। इसीलिए फिर जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन में बाद में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद फिर सन 1952 के आम चुनावों के बाद जयप्रकाश नारायण की विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको सब ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए आगे अगला आता है कि इसके प्रति उनका आकर्षण इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सन 1957 में बोधगया में सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर भूदान ग्रामदान आंदोलन के लिए जीवन दान की घोषणा कर दी थी, तथा प्रजा समाजवादी दल से उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था। इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण ने जीवन दान के संबंध में लिखा था कि एक समाजवादी की हैसियत से देश को जमीन के सही बंटवारे का सवाल मेरे सामने शुरू से ही हो रहा है। ठीक है, यह शुरू से ही रहा है। भूमि वितरण का तरीका हम लोगों के सामने कानून का ही तरीका है, और भूमिहीनों का संगठन हो
वितरण का आंदोलन चले, जगह जगह जमीन के संबंध में संघर्ष हो, चाहे जिस पक्ष का शासन हो उसे भूमि वितरण तो करना पड़ेगा। ये इन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण जी ने। इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है जयप्रकाश नारायण का योगदान। तो जयप्रकाश नारायण जी का योगदान रहा है हमारे भारत में। तो देखिए इसमें इनका योगदान किस प्रकार का रहा है। तो देखिए इसमें पहले आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों में महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बाद जयप्रकाश नारायण का नाम आता है और जनता ने इन्हें लोकनायक की उपाधि दी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण को और कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। तो लोकनायक और इन्हें जेपी कहा जाता था, जयप्रकाश भी कहा जाता था। तो लोकनायक की उपाधि इन्हें जनता ने दी थी, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण जीवन भर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण के लिए या उनको परिवर्तन करने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते थे। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाओं में गांधीवादी मूल्यों व नैतिक मान्यताओं को बढ़ावा देने का प्रयास इन्होंने किया था। वे अपने जीवन के आरंभिक दिनों में समाजवादी रहे थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इनका योगदान है कि उन्होंने भारतीय राजनीति में समाज में समाजवाद के अनेक प्रयोग किए और वे शक्ति की राजनीति, सत्ता लोलुपता की राजनीति, हिंसा की राजनीति को लोक सत्ता और लोक नीति पर आधारित करना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, और न्याय के पक्षधर थे। सन 1975 में जब आपातकाल लगा था तो आपातकाल के समय संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर इन लोकतांत्रिक मूल्यों को पोषित करने का उन्होंने प्रयास किया था, या इन लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके बाद देखिए फिर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, न्याय इत्यादि मूल्यों का व्यावहारिक प्रयोग होना चाहिए और स्वतंत्रता मेरे लिए आकाशदीप के समान है जो सबसे ऊपर है। ये इन्होंने कहा था जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद फिर जयप्रकाश गांधी की श्रृंखला की अंतिम कड़ी थे जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को परिष्कृत करने तथा मजबूत बनाने का प्रयास किया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या रही है, तो ये देखिए इसमें अब इसमें देखिए कि विदेशों में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जयप्रकाश नारायण 1929 में भारत लौट आए थे। तो उनके विचारों और दृष्टिकोण में कार्ल मार्क्स का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता था। इसके बाद फिर भारत वापस आते वक्त लंदन में और भारत में उनकी मुलाकात कई कम्युनिस्ट नेताओं से हुई थी। उन्होंने उन भारतीय कम्युनिस्टों के विचारों का समर्थन नहीं किया जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई के विरुद्ध थे। इसके बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें फिर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और 1932 में फिर जेल भी चले गए थे, ठीक है। इनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद फिर 1932 में नासिक जेल में अपने कारावास के दौरान वे राम मनोहर लोहिया, इसके बाद फिर अशोक मेहता, फिर मीनू मसानी, सी के नारायण और अन्य नेताओं के संपर्क में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेता उस समय जेल गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो ये भी जेल जब गए थे तो वहीं पर जेल में ही इतने नेताओं से इनकी मुलाकात होती है और इस संपर्क ने उन्हें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको हम CSP के नाम से जानते हैं, में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के भीतर
वामपंथी का एक समूह था। इसके बाद फिर दिसंबर 1939 में 1939 में CSP मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो CSP के ये महासचिव बनते हैं। फिर महासचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण ने लोगों से आह्वान किया कि द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जा सकता है, ठीक है, या रोका जाए अगर हम प्रयास करें तो ब्रिटिश सरकार को हम उखाड़कर फेंक सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। और इस वजह से उन्होंने 9 महीने के लिए जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था, ठीक है, इन्हें 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था इसी कारण से, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोला था। इसके बाद फिर अपने रिहाई के बाद उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मुलाकात या सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उन्होंने दोनों नेताओं के बीच मैत्री बढ़ाने की कोशिश भी अधिक की थी, पर ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए थे। इसके बाद फिर अगस्त 1942 के बाद या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के अन्य उत्कृष्ट गुण भी सामने आए थे। इनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई थी वह प्रतिभा भी उभर कर सामने आती है। इसके बाद जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर चल रहे आंदोलन का कार्यभार संभाला था। इसके बाद फिर ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए वे नेपाल में उन्होंने एक आज़ाद दस्ता स्थापित किया था जिसको स्वतंत्रता ब्रिगेड कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि आगे इन्होंने और क्या क्या योगदान दिया है स्वतंत्रता में। तो गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं हुई थी और इसी ने उन्हें विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के करीब लाया था। इसके बाद यह उनके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण था। इसके बाद फिर 70 के दशक में, ठीक है, तो 70 के दशक की शुरुआत में तीसरा चरण आया जब आम आदमी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की विकृतियों से पीड़ित था। 1974 ईस्वी में गुजरात के छात्रों ने उनसे नव निर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया था और इसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण का स्वतंत्रता में स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भूमिका बताइए। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखना होगा। इसके बाद और देखिए इसमें आगे, तो उन्होंने छात्रों से भ्रष्ट राजनीतिक संस्थाओं के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया था और 1 साल के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि छात्र अपने आप को राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए समर्पित करें। इसके बाद फिर उन्हें लोकप्रिय रूप से जेपी नाम से बुलाया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको जेपी भी कहा जाता था और इसके बाद फिर लोकनायक भी कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण ने भारत की परिस्थितियों को समझते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ भारत में समाजवादी क्रांति लाने का भी प्रयास किया था और इनका यही प्रयास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनका प्रमुख योगदान माना गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका लिखिए या इनका योगदान लिखिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे जो हमने आपको बताए हैं। अब इसके बाद देखिए जेपी आंदोलन। वर्ष 1960 के समय उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पुनः राजनीति में आने का निर्णय लिया और वर्ष 1974 में देश में स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी। इसके बाद फिर लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था, आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त नहीं हो रही थी, सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी और उसी समय गुजरात में जन आक्रोश छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हो गया था। इसके बाद फिर गुजरात आंदोलन से प्रेरणा लेकर बिहार में छात्रों ने भी इस प्रकार का आंदोलन शुरू किया था। फिर इसके बाद में जेपी नारायण मतलब जयप्रकाश नारायण ने
संपूर्ण देश के स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार और कांग्रेस एवं इंदिरा गांधी के निष्कासन को लेकर आंदोलन संगठित करने का इन्होंने निर्णय लिया था। इसके बाद फिर 72 वर्ष की उम्र में जयप्रकाश नारायण 8 अप्रैल 1974 पटना में मौन जुलूस का इन्होंने आगाज किया था, या मौन जुलूस इन्होंने शुरू किया। और इस जुलूस में सरकार की इन्हें लाठियां भी खानी पड़ी, ठीक है, इनकी पिटाई भी होती है। फिर इसके बाद 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यह एक क्रांति है, हम लोग यहाँ केवल तात्कालिक विधानसभा के विलय देखने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, ठीक है, बल्कि यह हमारे रास्ते का पहला पड़ाव है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि भारत की आज़ादी के 27 वर्षों के बाद भी देश की जनता महंगाई, भूखमरी, भ्रष्टाचार आदि से ग्रसित है और परेशान है और देश में कहीं भी न्याय नहीं हो रहा है और इस समय देश को संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, ये उन्होंने कहा था। इसके बाद फिर वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्रों के साथ मिलकर छात्र आंदोलन शुरू किया था और यह आंदोलन लगातार बढ़ता गया और छात्रों के अलावा आम लोग भी इसमें धीरे धीरे जुड़ने लगे थे और यही आंदोलन बाद में बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस महत्वपूर्ण आंदोलन को जयप्रकाश नारायण ने शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जेपी आंदोलन 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेपी आंदोलन क्या था। तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने होंगे, ठीक है फ्रेंड। अगला देखिए फ्रेंड, इसमें जयप्रकाश नारायण का मूल्यांकन। अब जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक चिंतक थे और इनका चिंतन हमेशा गतिशील रहा है और शुरू में उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव रहा था और बाद में फिर इन पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक रहा है। इसके बाद फिर गांधी जी ने इनके बारे में कहा था कि जयप्रकाश नारायण कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उन्हें तो समाजवादी दर्शन का अधिकारी कहा जाना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद फिर किसी भी विचार की स्वतंत्र समीक्षा करना उनकी प्रवृत्ति रही है और इसी प्रवृत्ति ने उन्हें किसी वाद या विचारधारा का अनुयायी नहीं बनने दिया और उनके पूरे जीवन में किसी एक विचारधारा ने कब्जा नहीं किया था। उन्हें न तो कट्टर समाजवादी कहा जा सकता है और न ही कट्टर गांधीवादी इन्हें कहा जा सकता है और वास्तव में उनका लक्ष्य कोई वाद नहीं था, बल्कि लोक कल्याण था और लोकहित के कार्यों के कारण ही वह जनता की नज़रों में लोकनायक कहलाए थे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें लोकनायक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने हमेशा जनता के हित या जनता के कल्याण के लिए कार्य किया था, इसलिए इन्हें लोकनायक की उपाधि जनता के द्वारा दी गई थी, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से यह आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।